तो आज हम बात करेंगे अस्थमा पे। क्या ये जानलेवा है? क्या ये आपको एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती है? क्या केवल ये बचपन की बीमारी है? क्या ये जवानी में भी हो सकती है? और अगर आपको अस्थमा है तो क्या आपको फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक काम कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो चलिए बात करते हैं अस्थमा है क्या। अस्थमा या दमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये एक एलर्जिक है। एलर्जिक रिएक्शन है। जैसे हम आपके किसी को धूल से रिएक्शन होती है तो उसकी नाक में से पानी आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है। किसी चीज़ पर आपके कभी कोई कपड़ा उपड़ा आपने या कुछ पहन लिया हो तो आपके हाथ पे खाज वगैरह हो सकती है। उसी तरीके से एलर्जी है। पर ये एलर्जी कहाँ की है? ये एलर्जी है हमारे लंग्स की, जो फेफड़े होते हैं ना इसकी, और जो ये पाइप है, सांस वाला पाइप है, इसकी एलर्जी है। जो एलर्जिक होगी, रिएक्शन होगी, वो इस एरिया में होगी। नाक उक हमारी सही रहेगी, पर जो यहाँ अंदर से पाइप जाता है ना, ये फिर इसके आगे दो ऐसे बढ़ते हैं, फिर उसके अंदर और बढ़ते चले जाते हैं। इनमें जो हवा का पाइप है, इनमें दिक्कत होगी। अब एलर्जिक रिएक्शन होगी क्या, मतलब क्या क्या होगा उसमें? पहली बात, जो पाइप है इसमें सूजन आ जाएगी। तो जैसे सूजेगा तो इसमें क्या नाम है, जैसे कोई पाइप इतना है, उसका भार मोटा कर दें तो उसका जो अंदर का एरिया होगा ना, वो जिसमें से हवा जाती है वो कम हो जाएगा, और वो बलगम पैदा करना शुरू कर देगा कि उसमें हवा की नली में बलगम, नॉर्मल बलगम रहता है, थोड़ा बहुत बलगम रहता है कि जिससे धूल मिट्टी अगर गलती से पहुंच जाए तो उस पर चिपक गए और आप बलगम आपको आता है थूक देते हो। पर बहुत ज़्यादा बलगम आ गया, उसमें सूजन आ गई, तो जितनी हवा जानी चाहिए उतनी हवा नहीं जाएगी, और जितनी हवा बाहर आनी चाहिए उतनी हवा बाहर नहीं जाएगी। तो ये तो हो गया कि अस्थमा है क्या। पर अब हम बात करते हैं कि अस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम वो बात करते हैं। तब हम बात करते हैं अस्थमा का अटैक किस किस चीज़ से आ सकता है। जो नॉर्मली चीज़ें हैं हमारे आसपास, पॉल्यूशन है, जैसे धुआं है, धूल मिट्टी है तो बहुत खेतों में कटाई वगैरह चलती है तो धूल उठती है, उस वजह से। बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर ठंड के टाइम पे अस्थमा वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। इसी वजह से अस्थमा के अटैक रात में ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा माहौल रहता है। और अगर किसी कुछ लोगों को एस्पिरिन खाने से अस्थमा का अटैक आ जाता है, एलर्जिक रिएक्शन है। एस्पिरिन, जैसे एस्पिरिन हुई, पैरासीटामोल, इन सब खाने से ऐसा। तो अब क्या होगा, किसी आदमी को सांस नहीं आ रहा, सूजन हो गई, यहाँ बलगम ज़्यादा निकल रहा है, तो आदमी क्या करेगा? सांस तेज तेज लेनी शुरू करेगा, तो सांस उसकी बहुत तेज तेज चलेगी। सांस नहीं आ रहा पर वो कोशिश करेगा, यहाँ से मसल्स दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तो ताकत लगाएगा ना, कि किसी का दम घुट रहा हो तो ताकत लगाएगा। अब दिल, हमारे शरीर को क्या लगेगा कि भाई ऑक्सीजन नहीं आई, तो शरीर हमारे दिल से कहेगा भाई तेज धड़कना, तेज क्यों धड़क। तो हमारा दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएगा, सांस तेज तेज चलनी शुरू हो जाएगी, पसीने आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा कंडीशन बुरी होगी तो हो सकता है हमारा होठ ये रहे, टिप्स रहे, ये थोड़ा हल्का हल्का नीले पड़ना शुरू हो जाए। तो ये सब कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है अगर जब आपको अस्थमा का अटैक आ रहा हो, या नॉर्मल अस्थमा। जैसे एक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक आता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। कुछ लोगों को आता है कि वे अपना लेते हैं, फुसफुस मारते हैं, जो आपको फुसफुस कहते हैं, एमडीआई बोलते हैं उसे। अब वो मारते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो कुछ सीवियर कंडीशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, तो उसमें आपको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है। अब ये तो मैंने बता दिया कि अस्थमा क्या है, कैसे और कब अटैक होता है, ये सब चीज़ें। और अब आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डॉक्टर डायग्नोस कैसे करेगा कि आपको अस्थमा है, कोई नॉर्मल आपको खांसी नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो, किस वजह से क्या पता सांस ना आ रही हो। तो उसके जो टेस्ट होते हैं, क्यों टेस्ट होते हैं, मैं उन बारे में बात करता हूँ। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कौन कौन से टेस्ट कराएगा, क्यों कराएगा, हम इस बारे में बात करते हैं। एक तो कराएगा स्पायरोमेट्री। उसमें हम क्या कहेंगे, आपको मुंह से अटैच कराएगा मशीन, और आपसे कहेगा जितनी गहरी सांस लो और तेज से फूंक मारो। तो उसमें जो अस्थमा में होता है ना, मेन दिक्कत क्या होती है अस्थमा में सांस तो आप ले पाते हो पर आप बाहर नहीं निकाल पाते। अब मान लीजिए आप पहले से भरे हुए, तो आप बाहर से सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो दम घुटेगा। तो आप बाहर, जब आप कोई कंटेनर है, मान लिया आप कंटेनर 10 लीटर का, आपने अंदर का पानी बाहर निकाला नहीं, आप उसमें बाहर से डालना चाहिए, तो जाएगा नहीं, जो अंदर पानी है वही रहेगा। तो अस्थमा में भी ना सांस बाहर जाने में दिक्कत होती है। तो वो सांस बाहर जब आप फूंक मारोगे तो उसमें उसमें पता चलेगा कि आप एक सांस में कितनी परसेंटेज, नॉर्मली जो होता है हमारा, जो आप तेज ऐसे करके छोड़ दो, तेजी से निकलता है शुरू में, उसमें 80 to 85% सांस निकल जाती है। पर अगर अस्थमेटिक पेशेंट होगा तो उसके इससे 80% से कम सांस बाहर आएगी। ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, उनके जो जिनमें एलर्जी ज़्यादा होते हैं, उनके आईजीई लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसमें हम आईजीई लेवल्स चेक करेंगे। और इसमें स्किन प्रिक टेस्ट होता है। क्या, जैसे यहाँ पे ये वाला साइड है हाथ का, ये वाला, इस पर छोटे छोटे वो ऊपर लगाएगा कि आपको किस चीज़ से वो है एलर्जी है। तो आपको जो उसने अगर 10 चीज़ें लगाई, उनमें से आपको 4 से इन्फेक्शन है, तो वो जहाँ जहाँ पर इंजेक्ट करेगा ना, वहाँ हल्की हल्की सूजन, मतलब एलर्जिक मतलब रिएक्शन में सूजन आ जाएगी, हाँ, लाल लाल हो जाएगा, खा जाने। तो
अगर आपको उन चीज़ों से जिन जिन चीज़ों से आपका टेस्ट होगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस किस चीज़ों से एलर्जी है, किस किस चीज़ से बच के रहना है। फिर एक अब हमारा आता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी कंडीशन अस्थमा की क्या है। पता तो हमें चल गया कि आपको कंडीशन खराब है, वो हमने स्पायरोमीट्री से चेक कर लिया। इस स्पायरोमीट्री का दूसरा नाम ये भी होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पर अभी हमें चेक करना है आपकी कंडीशन क्या है, तो इसके लिए यूज करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर। तो इसमें आप फूंक मरवाएंगे तो देखेंगे हम आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, ये तो होगा टेस्ट। ये टेस्ट कौन कौन से? स्पायरोमीट्री, आईजी लेवल्स, स्किन एलर्जी वाला जो टेस्ट होता है, और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये होगा हमारे 4 टेस्ट जो होने। जो टेस्ट बिल्कुल नहीं होने कोई मतलब ही नहीं बनता अस्थमा में। एक्सरे कोई यूज नहीं है, कभी कोई फायदा ही नहीं होता। कोई डॉक्टर देख के नहीं बता सकता क्या है अस्थमा में एक्सरे से। सीटी स्कैन नहीं होता। सीटी स्कैन है क्या? एक्सरे का हाई वर्जन है। एक्सरे से कुछ नहीं हो रहा, सीटी स्कैन से, दोनों यूजलेस चीजें, दोनों से कुछ नहीं होगा। तो हमने बात कर लिया अस्थमा क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका अटैक कब आता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में जो मेनली चीज दी जाती है, 2 चीजें दी जाती है। मैंने क्या कहा था, एक तो आपका सूजन आ जाती है, बलगम वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, तो और जो मसल्स हैं यहाँ की वे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पाइप जो होता है छोटा हो जाता है। तो हम 2 देंगे। एक तो जिससे सूजन कम हो, उसके लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो कि आपको ऐसे पंप से लेना होता है मुंह से। और एक दिया जाता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या काम करता है, जो हमारा पाइप होता है ना, उसे रिलैक्स कर देते हैं। तो उसका साइज जैसे इतना है तो उसे बड़ा कर देंगे, तो उससे सांस अच्छे अंदर जाएगी। स्टेरॉइड्स क्या करता है, जो बलगम आ रही है, सूजन आ रही है, उसे कम करता है। जैसे एक पेशेंट है जिसे हम मान लेते हैं, जिसे कभी कभी महीने में एक आधी बार आ गया अटैक, तो वो दोनों लेगा, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स भी लेगा और वो भी लेगा, ब्रोंकोडाइलेटर भी लेगा, दोनों लेगा जब उसे अटैक आएगा। पहले जो होता था उस टाइम पे केवल हम ब्रोंकोडाइलेटर लेते थे, केवल एक, स्टेरॉइड्स नहीं लेते। पर हमने देखा कि जब ओवर द टाइम वो यूज करते हैं ना ब्रोंकोडाइलेटर वाला केवल जो फैला रहा है, तो उससे अटैक और ज्यादा आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेरॉइड और ब्रोंकोडाइलेटर दोनों यूज करते हैं। अब एक आदमी है वो जिसे हफ्ते में 1 या 2 आ ही जाता है, तो वो क्या लेगा, वह अपना रोज स्टेरॉइड का लेगा। क्यों? अगर सूजन आए ही ना तो आपको सांस में दिक्कत नहीं होगी, तो आपको डायलेट करने की जरूरत नहीं। तो ब्रोंकोडाइलेटर की जरूरत कब पड़ेगी, जब अगर सूजन आ रही है, ये सब रिएक्शन हो गई, ये सब, तो स्टेरॉइड लेंगे हम। केवल अपना डेली स्टेरॉइड लेगा, ठीक रहेगा। फिर आता है जिसे डेली एक अटैक आ जाता है, तो अब भाई सूजन तो कम करनी है, उसके लिए स्टेरॉइड है, पर सांस का नली भी तो रहनी चाहिए ना कि सांस जिससे जाएगा, उसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर। अब एक कुछ कंडीशंस आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर होती है कंडीशन, उसमें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है लोगों को। स्टेरॉइड भी लेगा, ब्रोंकोडाइलेटर भी लेगा, एक्स्ट्रा दवाई भी लेगा, उसमें कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो मेन हमारी दवाई क्या है, एक तो ब्रोंकोडाइलेटर और एक है स्टेरॉइड, जो कि हम दोनों अपने फुस से लेंगे। और उसका जो तरीका है सही लेने का वो भी अभी मैं इस वीडियो के बाद दिखा देता हूँ। ये हमारा डिवाइस है, इसे हम जैसे यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे, हमें इसके साथ ही स्प्रे के साथ ही गहरी सांस लेनी है, जिससे वो दवाई हमारे अंदर तक चली जाए। और जब सांस ले लेंगे वो 20 से 25 सेकंड तक सांस रोक के रखनी है। और स्प्रे लेने के 1 या 2 मिनट बाद हमें कुल्ला कर लेना है, जिससे हमारे मुंह में कोई दवाई रुक ना जाए। अभी आपने देखा होगा कि कैसे वो पंप से प्रॉपर स्टेरॉइड्स लिया जाता है, या जो भी ब्रोंकोडाइलेटर हम दवाई देते हैं वो कैसे लिया जाता है। अब मैं मेन चीज पे आता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अस्थमा कोई इतनी सीवियर बीमारी नहीं है, कुछ नहीं होता, दवाई मत लो, या देसी चला लो, या आयुर्वेदिक चला लो, होम्योपैथिक चलाओ, आपको जो मना आप चलाओ, बिल्कुल चलाओ। पर अपने पास अगर कभी अटैक आता है तो एलोपैथिक दवाई रखो, जो आपका मैं फुस बोल रहा हूँ ना, एमडीए, ये रखो। क्योंकि अगर अटैक आया उस टाइम पर ना एलोपैथी काम आनी, ना होम्योपैथी काम आनी, कोई पैथी काम नहीं आनी, केवल वही काम आएंगे जो आपके पास हैं। तो आप हमेशा हमेशा अपने पास रखें। आप तो चलो नॉर्मल लोगों की बात करें, मैं आपको डॉक्टर की बात बताता हूँ। तो ऑर्थो में पीजी थे, ठीक है, नॉर्मल बाहर अपने दोस्तों के साथ गए, सी फूड एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी कहा था आपको एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। उन्होंने सी फूड पहली बार ट्राई करा, उन्हें हो गया अस्थमा, अटैक आ गया। उन्होंने प्रॉपर सांस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया उन्हें। उनके जो खुद डॉक्टर हो के भी, वे अपने सामने वाले भी डॉक्टर थे, उन्हें ये नहीं बता पाए कि मुझे अस्थमा अटैक आया है। अपने वे गला पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे सांस नहीं आ रही। नॉर्मली क्या अगर आदमी की सांस है तो उनके दोस्तों ने क्या पीठ थपथपाई, क्या पता भाई कुछ अटक गया हो, खाने में चला गया हो। उन्होंने बस एक गलती कर दी थी, जो उनका फुसफुस है, जिसे मैं एमडीआई बोल रहा हूँ, वो उनका गाड़ी के अंदर रखा था। अगर वो उनके पास में होता तो उन्होंने यूज कर लिया होता। इसलिए आप कभी ट्रैवल करें, कहीं बाहर जाए, कहीं घूमने जाए, किसी पार्टी में जाए, हमेशा अगर आपको अस्थमा के पेशेंट हो तो आप हमेशा अपने में दोनों यूज रखें।
कुछ लोगों को शर्म आती है कि मुझे ऐसा लगेगा कि लोग सोचे शर्म गई भाड़ में, जिंदा रहोगे तो शर्म आएगी नहीं आएगी, वरना कंडीशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अभी मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, इसे अस्थमा अटैक आया था, इसकी आप इस बच्चे की कंडीशन देखिए कितनी खराब हो जाएगी। And is shutting down his airways. ये अभी इसका एस्थमेटिक अटैक चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बलगम इकट्ठा हो जाता है, पाइप का जो साइज होता है, जो हवा का पाइप का साइज होता है छोटा हो जाता है। तो देखिए इसका बलगम आ रहा है, तो हवा जा ही नहीं पा रही, ना निकल पा रही होगी। ये अब वही सेम बच्चा है, और अब इसे हमने दवाई दे दी, तो दवाई होने असर की। अब देखिए आप इसके जो सांस की नलियाँ बिल्कुल साफ है, आराम से हवा जाएगी, आराम से हवा आएगी, ना कोई बलगम है ना कोई सूजन है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अस्थमा क्या है, कैसे है, क्यों है, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। अब हम नॉर्मल जब शुरू में मैंने बातें बोली थी कि कहाँ पे क्या है क्यूरेबल है, हाँ कुछ कंडीशंस में क्यूरेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और आपने शुरू में इस चीज़ को डायग्नोज करवा लेते हैं, तो आप जैसे कुछ बच्चों को बचपन में होता है, फिर वे ठीक हो जाते हैं ओवर द टाइम, उन्हें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, पर उन्हें एलर्जी वाली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी एलर्जी तो है, तो पर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि आप कुछ लोगों को लगता है केवल बचपन में होता है, मतलब बड़े होकर नहीं होता। कुछ लोगों को 20 की एज के बाद भी अस्थमा हो सकता है। अब ये चीजें क्या इन्फेक्शन होता है कि एक आदमी से दूसरा आदमी फैलता है, नहीं फैलता है, एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन एक दूसरे से नहीं फैलती है। और सबसे सबसे मैंने कई जगह देखा है, कुछ बहुत लोग कहते हैं कि अस्थमा क्या है, क्या ही है, कुछ ज्यादा बड़ी सीरियस बीमारी नहीं है, कुछ नहीं होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। मैंने भी आपको बताया ऑर्थो के पीजी की डेथ हो गई, तो डॉक्टर है। नॉर्मल पीपल का सोचे जिन्हें बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि प्रॉपर क्या रखना है। कई बार डॉक्टर टाइम नहीं होता, नेग्लिजेंस हो जाता है, या कोई जो उन्हें दवाई दे रहे हैं वो नहीं प्रॉपर बता पाता, डेथ हो जाती है। इस समय प्रॉपर डेथ होती है, आप गूगल पर सर्च करके कितनी डेथ होती है हर साल। और अच्छी जो डेवलप कंट्रीज है उनमें भी डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत आपको 5 मिनट सांस ना है, आपका गेम खत्म है, गेम खत्म है। तो इसलिए हमेशा अपनी दवाई अपने आसपास रखें। अगर आप जो भी है अपने पास रखें, कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, जहां भी हैं आप अपनी दवाई अपने पास रखें, हमेशा अपने पास रखकर सोएं। तो आज की वीडियो हम आज इसी के साथ समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट हो इसके बीमारी अस्थमा के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।